हेलो फ्रेंड, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा होगा 2.4, जिसमें हमें वाणी और भाषा विकार। तो इनके बारे में पढ़ना है कि वाणी क्या है और भाषा विकार किसे हम कहते हैं। इसको समझने से पहले दो बातों को आपको समझना है, एक वाणी क्या होती है और एक भाषा क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम समझेंगे कि वाणी और भाषा विकार हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें भाषा को समझ लेते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो साझा करते हैं, या फिर वो कोई भी साधन जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों को किसी के साथ साझा करते हैं, तो वो आपका भाषा कहलाता है। कोई भी माध्यम हो सकता है, आप सांकेतिक भी हो सकता है, जैसे आप किसी को हाथ हिलाकर भी या सड़क पर लाल बत्तियों के माध्यम से भी हमें संकेत मिल जाता है, तो वो भी एक भाषा ही होती है। लिखित भी हो सकता है, आप मैसेज टाइप करते हैं, किसी के पास अपनी बात विचार को रखते हैं, वो मौखिक भी हो सकता है, आप वॉइस मैसेज करते हैं। तो मतलब वो कोई भी जरिया हो सकता है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, वो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये नेक्स्ट हमारा होगा वाणी को समझना। तो इसी भाषा का जो मौखिक रूप होता है उसको हम वाणी कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अभी हम आपके साथ बोल रहे हैं तो हम अपनी वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साथ। तो भाषा का जो मौखिक अभिव्यक्तिकरण होता है वो आपकी वाणी होती है। और अगर इसी मौखिक अभिव्यक्तिकरण और जो लैंग्वेज होती है हमारी, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है भाषा और वाणी विकार। बाकी ये चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो ठीक से संवाद नहीं कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति में वाणी और भाषा विकार पाया जाएगा तो संवाद का मतलब होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना बातचीत जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार के दोष को, जिसमें बच्चा अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को मौखिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के को जो है प्रेषित ना कर पाए, उसमें उसको प्रॉब्लम हो प्रेषित करने में, या अस्पष्ट रूप से करता हो, तो उसे ही हम कहते हैं वाणी और भाषा विकार। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में जो है 1995 में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट बना था, क्या उसमें आपकी ये डिसेबिलिटी इंक्लूड थी या फिर नहीं इंक्लूड थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर इंक्लूड नहीं थी तो उसमें कितनी डिसेबिलिटियों को शामिल किया गया था, ये भी आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से देखते हैं, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं वाणी और भाषा विकार की, जो कि इसकी लैंग्वेज बहुत कठिन है। और मैं आपको यही चीज़ें इजी वे में ऊपर ही बता दी हूँ कि वाणी और भाषा विकार एक ऐसा विकार होता है जो कि RPWD 2016 में शामिल किया गया है इसे। और इसमें बच्चों को बोलने संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, बच्चों का अस्पष्ट उच्चारण जो है वो उसमें उसको समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा करनी है, जो कि वो प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं, और जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी। आपका जो ये सबसे आम समस्याएं बच्चों में देखने को मिलती है वो हम पढ़ेंगे। ये उच्चारण से संबंधित बच्चों में दोष पाया जाता है, उच्चारण दोष होता है ये। वाणी दोष का ही एक प्रकार होता है जिसमें उच्चारण दोष आता है। और इसी उच्चारण दोष को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये सोडा होता है। हिंदी में ना लिखिएगा, क्योंकि जब आप हिंदी में लिखेंगे तो उसका मतलब आप सब नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं याद करिएगा, आप याद करिएगा SODA से। ठीक है, इस तरह से आप याद करिएगा, इसे सोडा पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते इसे हम सोडा हैं, लेकिन हिंदी से आप मतलब नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इंग्लिश के ही इन 4 जो लेटर्स हैं इन्हीं के इस्तेमाल से हमको इसका अर्थ निकालना है। तो S फॉर हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, O फॉर ओमिशन, D फॉर डिस्टोरेशन और A फॉर एडिशन। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभार एक नंबर में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप फुल फॉर्म को ही याद रख लीजिएगा कि सोडा का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोरेशन एंड एडिशन डिसऑर्डर। एक एक डिसऑर्डर समझेंगे, और इसमें इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन डिसऑर्डर का मतलब होता है प्रतिस्थापन दोष, हिंदी में कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे स्थान पर ही यही चीज़ें कोई आपको आके समझाने लगी, इसका मतलब है मेरा ही स्थान जब किसी और को दे दिया जाएगा, इसका मतलब मेरा प्रतिस्थापन किया गया है।
ठीक है, एज एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो इसी टर्म को जब हम इसमें यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि जब किसी एक ध्वनि के स्थान पर उसी ध्वनि के बदले किसी दूसरे ध्वनि को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन दोष। जैसे आप कमल बोल रहे हो तो कमल की जगह आप क्या बोलो, तमल बोलो। तो जब आप तमल बोल रहे होगे, देखिए 2 लेटर तो बिल्कुल सेम होंगे, कोई एक लेटर जो होगा वो बच्चा प्रतिस्थापित कर देगा। का के स्थान पर इन्होंने प्रतिस्थापन करके ता का इंक्लूड मतलब ता को इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो दोष होता है ये आपका प्रतिस्थापन दोष होता है। कागज को ताजल बोलना, ठीक है। बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ओमिशन होता है। ओमिशन का मतलब होता है बोलते वक्त किसी एक अक्षर या किसी एक ध्वनि को जो है वो छोड़ देना। ओमिशन मतलब छूट जाना। तो ये होता है कि जब बच्चा बोलता है तो किसी एक ध्वनि को वो छोड़ देता है। जैसे खरगोश बोल रहा है तो उसमें गगोश जो है वो बोलना, ठीक, रा का लोप कर दिया है यहाँ पे। एप्पल बोल रहा है तो सिर्फ पल बोलना, तो यहाँ पे ए का लोप कर दिया है। तो इस तरह के दोष को हम कहते हैं ओमिशन डिसऑर्डर। अब बात करेंगे डिस्टोरेशन क्या होता है। उच्चारण दोष में ही डिस्टोरेशन आता है, जहाँ पे ध्वनि अस्पष्ट होती है। मतलब बच्चा जो बोलता है वो अस्पष्ट नहीं होता कि क्या बोल रहा है। जैसे दिव्या बोल रहा है तो नव्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब अस्पष्ट उच्चारण करता है, सामने वाला समझ नहीं पाता कि बच्चा कहना क्या चाहता है। तो इस प्रकार के दोष को हम डिस्टोरेशन डिसऑर्डर कहते हैं। और अगला टर्म आपका आता है एडिशन डिसऑर्डर। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जहाँ पे बच्चा किसी नए मतलब जो भी वर्ड्स हैं उसमें किसी एक को इंक्लूड करके बोलता हो। जैसे स्कूल बोल रहा है, मतलब बोलते हैं तो हम स्कूल हैं, लिखते तो हम सिर्फ स्कूल हैं, सॉरी, हम स्कूल लिखते हैं, लेकिन जब बच्चा बोलेगा तो उसमें ई को एक्स्ट्रा इंक्लूड करके बोलता है। तो इसी प्रकार के दोष को हम कहते हैं एडिशन डिसऑर्डर। तो ये आपके कुछ दोष हैं जो कि बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सोडा क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर यह सोडा डिसऑर्डर किस प्रकार का दोष है। तो ये एक प्रकार का आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, मतलब उच्चारण संबंधी दोष होता है। बच्चे को बोलने संबंधी समस्याएं होती हैं तो ये सोडा कहलाता है। आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोरेशन एंड एडिशन आप बताएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए भाषाई विकार के बारे में पढ़ लेते हैं। भाषाई विकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक आपका रूप विकार होता है। रूप विकार का मतलब होता है कि बच्चे को जो जो उच्चारण होता है वो वाक्य संरचना से संबंधित होते हैं। जैसे स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य विज्ञान। मतलब बच्चे की जो फोनोलॉजी होती है या फिर बच्चे की जो मॉर्फोलॉजी होगी और जो बच्चे का सिंटेक्स होगा, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो वो आपका रूप विकार हो। रूप विकार का मतलब होता है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जब उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपका कहलाता है रूप विकार। उसके बाद विषय वस्तु विकार होता है। तो जब बच्चा शब्दों और वाक्यों का अर्थ निकालने में उसको असमर्थता होती है तो वो आपका कहलाता है विषय वस्तु विकार। और दूसरा होता है कार्यात्मक विकार कि बच्चा उसको उस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर पाता जिस संदर्भ में उसे करना है। और इसी वे में अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो रूप विकार का मतलब होता है जैसे आप लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप उसको एक मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ों को बोलते हैं कि राम जा रहा है, ठीक है, आप इसी तरह से एक सीक्वेंस में बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा इसको उलट पलट के बोले, मतलब जा रहा है राम, या अलग ही तरीके से उसको उच्चारण करता है जो कि सामने वाला समझ नहीं पाता, तो वो रूप विकार होता है। उसका जो फॉर्म होता है, मतलब जो फॉर्म है उसका, उसमें वो चेंज करके बोले तो वो रूप विकार होता है। और जब विषय वस्तु विकार कब हो जाएगा, जब बच्चा जो भी शब्द या अर्थ उसके सामने है, मतलब जो भी चीज़ें उसके सामने हैं उसको वो समझ नहीं पाता हो, उसका अर्थ ना निकाल पाता हो जो सामने बोल रहा है इंसान, उसको हम कहते हैं विषय वस्तु विकार। और कार्यात्मक विकार होता है जैसे बच्चा चीज़ों को समझ तो रहा है क्या है कैसे है, लेकिन संदर्भ के अनुसार क्या कब कहाँ कैसे क्या बोलना है वो बच्चा नहीं समझ पाता, तो वो अर्थ क्रियात्मक विकार मतलब क्रियात्मक विकार कहलाता है आपका। तो ये कुछ प्रकार हैं भाषा विकार के।
तो अब यहाँ से हम 2.5 पे चर्चा कर रहे होंगे। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, उसमें से कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जो चीज़ें छोड़ दी जा रही हैं, मतलब जो भी देखिए इस बुक में बहुत सारे पेजेस हैं और बहुत सारे इसमें चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कॉमनली बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मैं वही चीज़ों पे जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। PDF मैंने दे रखा है, तो आप इसको भी मतलब एक बार वीडियो देखने का मतलब वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि जो चीज़ें अभी आप नहीं समझ पा रहे हो उसको थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए, और इस बुक को फिर जब आप पढ़ो तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए। वरना वीडियो तो मैंने बहुत सारे बना दिए हैं, और आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक पे मतलब बहुत डीपली मैंने एक एक टॉपिक को आपको बता रखा है। ठीक है, ये PDF पढ़ाने का बस एक ही मकसद है कि जैसे आप जो बच्चे मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, मतलब जो क्लासेस लेते हैं गूगल मीट पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे जिनको ये चीज़ें बता दी गई हैं तो उनका एक रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं। बाकी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो फिर अभी आप जो है वो प्लेलिस्ट से जो है वो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हम बहरापन और अंधापन, मतलब जो इसे हम बधिरांधता कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बधिरांधता ही है। तो इसको लिखा है बहरापन तथा अंधता। तो ये आपका बधिरांधता है और बहुविकलांगता, तो इन दो चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बधिरांधता के बारे में बात करेंगे कि बधिरांधता क्या होती है। तो अगर हम आपको बधिरांधता बताएं तो आप देख सकते हैं इसमें दो यूज किया गया है, एक बहरापन और एक अंधापन। बहरापन आप जानते हैं, जिसे श्रवण बाधिता आप कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो तो वो बहरापन होता है, और अंधापन होता है जब उसे देखने में प्रॉब्लम हो। तो जब किसी बच्चे में एक साथ दोनों ही डिसेबिलिटियों का संयोजन हो, जब दोनों ही डिसेबिलिटियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं बधिरांधता। और अगला आपका होता है बहुविकलांगता। बहु का मतलब होता है बहुत सारी, आप ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। तो जहाँ पे बहुविकलांगता होगी वहाँ पे दो या दो से अधिक डिसेबिलिटियाँ एक साथ इंक्लूडेड रहेंगी। दो से अधिक डिसेबिलिटियाँ जब किसी को एक साथ प्रॉब्लम करें, ठीक है, दो हो या दो से अधिक हो, सिंगल नहीं, कोई भी दो डिसेबिलिटी या दो से अधिक डिसेबिलिटी एक साथ किसी को परेशान करे तो वो आपका कहलाता है बहुविकलांगता। बहुविकलांगता का अपवाद होता है आपका, क्या है बहुविकलांगता का अपवाद? बधिरांधता। बधिरांधता में भी दो डिसेबिलिटियाँ होती हैं, बट इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, हाँ, जैसे सरोहा पब्लिकेशन हो गया, और मैं आपको बताऊं तो मतलब ऐसी ऑथेंटिक जगहों से भी मैंने चीज़ों को कवर किया है। लेकिन बधिरांधता को बहुदिव्यांगता के साथ कहीं किसी किसी बुक में इंक्लूड किया गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं किया गया है, आपने भी देखा होगा बुक्स में इंक्लूड किया जाता है, बहुदिव्यांगता को किसी किसी बुक में दिया गया है। लेकिन जब हम इसको अलग से एक टॉपिक के तौर पे पढ़ते हैं तो इसके साथ इंक्लूड करके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है, और इसको एक अपवाद के रूप में माना जाता है। बहुविकलांगता का एक अपवाद होता है आपका बधिरांधता, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि बहुदिव्यांगता के अंतर्गत आपका बधिरांधता आता है तो वो गलत भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें हम लोगों ने तो नहीं बनाई नहीं है। अब जहाँ से ऑथेंटिक जैसा बुक्स में हमें मिला है, जहाँ से हमने पढ़ रखा है, तो जितनी नॉलेज है मुझे, मतलब मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा रहा है, मैंने 2-3 बुक्स के बारे में पढ़ा, 2-3 बुक्स से इस चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया कि हाँ इसका कुछ मिल जाए कि हाँ ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो मुझे बहुत सारी बुक्स में एक मतलब बहुविकलांगता के प्रकार में ही इंक्लूड मिल गया है, और किसी किसी बुक्स में इसको अलग से ही रखा गया है, ठीक है। तो मैंने एक बुक में पढ़ा जहाँ पे लिखा था कि बहुदिव्यांगता जो है वो अपवाद होता है आपका, ठीक है, मतलब बधिरांधता जो है एक अपवाद है बहुदिव्यांगता का। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी आप इसको सेपरेट करके ही पढ़िएगा। लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बहुदिव्यांगता का प्रकार क्या बधिरांधता होता है, तो वहाँ पे आप यस करके आएंगे कि हाँ होता है, ठीक। क्योंकि आपके लेवल पर अगर मैं आपको बताऊँ तो हाँ, आपकी बुक में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मिला था इस टाइप का, जिसमें यस ही जो है वो ठीक आंसर है, ठीक है। तो आप जो है उसी को सही मानेंगे। तो बाकी यहाँ पे आपको इसी तरीके से अलग अलग ही चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। तो जहाँ पे दो विकलांगताओं का जो है वो समन्वय हो, श्रवण का भी और दृष्टि का भी, उसे हम मतलब बधिरांधता कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ परिभाषाओं की, बधिरांधता की परिभाषा, तो हिंदी इंग्लिश में डेफ ब्लाइंड कहते हैं। डेफ का मतलब वही बहरापन, और ब्लाइंड का मतलब अंधापन। तो मतलब बहरापन और दृष्टि मतलब हीनता वाले का विवरण एक
मतलब जिसकी दृष्टि भी खराब हो और जिसकी सुनवाई हानि मतलब सुनने की जो क्षमता है उससे भी वो पीड़ित हो जाता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं बहुदिव्यांगता मतलब सॉरी बधिरांधता। और इनके लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए खराब प्रदर्शन होगा मतलब खराब भाषाई विकार होगा क्योंकि सुन नहीं पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। और मौखिक और दृश्य संकेतों में इनको परेशानी होती है। एक मूवी है अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, एक ब्लैक करके मूवी है और ये इसी डिसेबिलिटी बधिरानता के ऊपर ही बनी हुई है, जहाँ से आप बहुत अच्छे से इसके लक्षणों को पहचान सकते हैं। और मंदता के रूप में गलत लेबल लगा दिया जाता है, बातचीत का पालन करने में इनको कठिनाई होती है, वही सारी डिसेबिलिटियाँ हैं। और रेडियो टेलीविज़न इन सब का भी वो मतलब बहुत बहुत अच्छी तरह से इन सबको भी नहीं समझ पाते हैं, जैसे क्योंकि सुन भी नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं इनके साथ देखने को मिलेगी। पढ़ने लिखने से संबंधित, किसी को पहचानने से संबंधित, चलने फिरने से संबंधित। तो जो भी श्रवण दिव्यांगता और दृष्टि दिव्यांगता के जो भी लक्षण होते हैं वो सारे एक साथ इनके अंदर नजर आते हैं। और अब प्रबंधन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि प्रबंधन पूछा जा सकता है। तो इनको हम गतिशीलता का जो मोबिलिटी का परीक्षण होता है वो हम ऐसे बच्चों को दिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखने में प्रॉब्लम है तो मोबिलिटी से संबंधित जो समस्याएं हैं मतलब मोबिलिटी संबंधित जो क्रियाकलाप हैं वो हम कर सकते हैं। जो स्पर्शीय चीज़ें हैं क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं तो स्पर्श के माध्यम से जो 3D मॉडल्स होते हैं उनके माध्यम से हम इनको चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। और भाषा उत्तेजना देने का प्रयास किया जाता है, जैसे आपने क्यूड स्पीच सुना होगा। तो क्यूड स्पीच जो होता है कि उसके माध्यम से जो है ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सरल प्रशिक्षण ऐसे बच्चों को दिया जाता है कि सुनने की जो क्षमता है वो भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ब्रेल और टेलर फ्रेम जो होता है उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा क्योंकि देख भी नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे उपकरण जो हम दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए यूज करते हैं तो इनके लिए ये सुविधाजनक हो जाता है। प्राकृतिक और आरामदायक जो वातावरण होगा वो हम इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक प्राकृतिक सेटिंग में मतलब कौशल सिखाया जा सकता है। और जो कार्यात्मक हो मतलब जिससे बच्चे का जीवन यापन हो सके ऐसे क्रियाकलापों को हम सिखा सकते हैं। जहाँ पे भी सहायता की ज़रूरत है वो हम सहायता दे सकते हैं। बार बार इनको जो भी कौशल आप सिखा रहे हैं क्योंकि इनको चीज़ों को सिखाना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो देख भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, तो फिर उसको चीज़ों को सिखाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास कराएंगे उतना ज़्यादा बच्चा चीज़ों को सीख लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना, जैसे आप पानी के बारे में बता रहे हो, भोजन के बारे में बता रहे हो, तो जितना से ज़्यादा हो सकता है वो वास्तविक वस्तुओं का आप प्रयोग करके सिखाएं। समावेशी गतिविधियों का प्रयोग करें, ठीक है, तो जिसके माध्यम से आप बच्चों को बेहतर सिखा पाओगे। और समुदाय से संसाधन व्यक्तियों का जो है मतलब जो समुदाय में लोग हैं उनको भी एज अ रिसोर्स जो है वो आप यूज करके ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। अब यहाँ से हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्या होता है ये, इसको हम समझ रहे होंगे। तो बहुदिव्यांगता नाम से ही स्पष्ट है, एक से अधिक या दो से अधिक दिव्यांगता बच्चे में जो है वो देखने को मिलेगी। एक से अधिक का मतलब ही होता है दो, ठीक है, एक से अधिक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। जो एक से ज़्यादा है इसका मतलब है वो दो है। तो जहाँ पे भी एक से अधिक दिव्यांगता देखने को मिले मतलब दो या दो से अधिक दिव्यांगता आप कह सकते हो देखने को मिलती है, उसे हम बहुविकलांगता कहते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आप किन्हीं भी दो प्रकार के डिसेबिलिटियों को इंक्लूड करके इसके टाइप को जो है वो बना सकते हो, जैसे श्रवण के अक्षम के साथ दृष्टिबाधिता। अब आप इसको क्या कहोगे, आप इसको बधिरांधता ही कहोगे, ठीक है, ये बधिरांधता ही है। जहाँ पे यहाँ पे आपके बुक्स में दिया गया है कि बधिरांधता जो है वो आपकी बहुदिव्यांगता का ही एक प्रकार होता है। तो अगर आपके सिलेबस में मतलब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो आप यस बोलोगे कि हाँ बहुदिव्यांगता का एक प्रकार है आपका जो है ये बधिरांधता, ठीक है। लेकिन जब आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो इसको हम अलग ही डिसेबिलिटी के रूप में इंक्लूड करके पढ़ते हैं। आप किन्हीं भी दो या दो से अधिक डिसेबिलिटियों को इंक्लूड कर सकते हो। ये बहुत इजी टॉपिक है आपका बहुदिव्यांगता। इसमें आप मानसिक मंदता, श्रवण अक्षमता, दृष्टिबाधिता इसको इंक्लूड करके, और प्रॉब्लम क्या होगी वही प्रॉब्लम, मानसिक मंद है तो सोचने संबंधी प्रॉब्लम, और श्रवण अक्षम है सुनने संबंधी प्रॉब्लम, दृष्टि अक्षम है देखने संबंधी प्रॉब्लम। तो जब तीनों समस्याएं एक साथ बच्चे में देखने को मिले तो वो आपका ये वाली डिसेबिलिटी हो जाएगी।
मानसिक मंदता के साथ कोई बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। प्रमस्थ की पक्षाघात है तो मानसिक मंदता हो सकती है। गामक अक्षमता है तो श्रवण दिव्यांगता उसके साथ इंक्लूड कर सकते हो। ओवरऑल मैं आपसे कह सकती हूँ कि किसी भी 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटी को आप इंक्लूड करके बहु दिव्यांगता के प्रकार को बना सकते हो। अब यहाँ पे हम लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो जो भी लक्षण होंगे जैसे वो डिपेंड करता है डिसेबिलिटी का टाइप्स क्या है। मतलब श्रवण अक्षम या दृष्टि अक्षम है तो अलग लक्षण नजर आएगा। मानसिक मंद है तो अलग लक्षण नजर आएगा। मानसिक मंद के साथ श्रवण अक्षम है तो अलग अलग लक्षण नजर आएगा। डिपेंड करता है क्या डिसेबिलिटी क्या किस तरह की है उसके अंदर, मतलब जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो किस टाइप की मल्टीपल डिसेबिलिटी है। चलिए देख लेते हैं। बहुत दिव्यांगता वाले बच्चों की शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी पाई जा रही है, अब एक तंग वाला बच्चा है तो शारीरिक विकास जाहिर सी बात है पीछे हो जाएगा। प्रमस्थ की पक्षाघात वाला बच्चा है तो गर्दन के नियंत्रण में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्पासिटी हो गया तो ये सारी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। श्वास नियंत्रण का अभाव रहेगा। मानसिक मंद बच्चा है तो या फिर लोकोमोटर डिसेबल है तो ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। भोजन को निगलने चबाने तो इन सब में प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा आप लोग और जो है मतलब बस इतना ध्यान में रखिएगा कि किसी भी 2 डिसेबिलिटी को जोड़ करके अलग अलग मतलब लक्षण क्या होंगे वो डिपेंड करता है डिसेबिलिटी का प्रकार क्या है। कारण मैंने आपको बता रखा है कि जब मैंने आपको डिसेबिलिटी के कारण पढ़ाए थे, मतलब विकलांगता के मैंने आपको कारणों के बारे में चर्चा की थी तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक बार ऐसे चर्चा कर लेते हैं और ये वही चीज़ें हैं जो आपने पीछे पढ़ रखी है। तो विकलांगता का कारण जैसे माँ की उम्र भी मायने रखती है, कितनी कम और कितनी ज़्यादा उम्र में माँ गर्भधारण करती हैं या सही समय पर गर्भधारण करती हैं तो भी बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उम्र मम्मी मतलब माँ की कम है, ठीक है, या तो मतलब जो माँ है अगर उसकी उम्र कम है तो वो भी प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है माँ का तब भी आनुवांशिक रूप से कोई बीमारी चली आ रही है तो भी प्रभाव डालेगा। बच्चे का जन्म अगर मतलब टाइम पूरा नहीं हुआ है उसके पहले हो जा रहा है तो भी प्रभाव डालेगा। गर्भपात कराने का बार बार प्रयास किया जा रहा है तो भी प्रभाव डालेगा। माता को कुपोषण होना, मधुमेह रोग होना, ओवरऑल बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिनकी वजह से बच्चा जो दिव्यांग है वो हो सकता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो यहाँ से अब यूनिट 3 स्टार्ट होता है और यहाँ से यूनिट 3 जो है वो हम चर्चा कर रहे होंगे और कोशिश रहेगी यूनिट 3 को एक ही वीडियो में कंप्लीट जो है वो करा दिया जाए, क्योंकि ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ये पीछे की ही चीज़ें हैं और एग्ज़ाम तक करवा दिया जाएगा बिल्कुल। एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मतलब एक मैसेज के थ्रू जो है वो जानकारी मिली है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्योंकि टिल अप्रैल जो है वो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक हो सकता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी होता है कि नहीं होता है वो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है और ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जब एग्ज़ाम का डेट आ चुका था मतलब एक नोटिस आया था तो उस हिसाब से अभी तो कुछ मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया आप लोगों का, तो हम इस अनुमान से कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम तो अभी अप्रैल फर्स्ट वीक में ही होगा और कब डेट क्या होगी वो नहीं कंफर्म है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं करवा दूंगी। और स्पीच और लैंग्वेज और आइडियोलॉजी का भी बहुत जल्द जो है वो क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा, जिसको एक एक यूनिट को एक एक वीडियो में जो है वो कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।